नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। लालू यादव एंड फैमिली को IRCTC मामले में लगा बड़ा झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में माना लालू फैमिली को मिला फायदा। IRCTC में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का सुनाया आदेश। गाजा में 2 साल तक चली लड़ाई के बाद आज से इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू। 7 बंधकों के पहले बैच को किया गया रिहा। दूसरा जत्था भी आज जल्द ही होगा रिहा। मिस्र के शर्म अल शेख में शांति के उद्देश्य से पीस समिट का आयोजन। 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत में। विदेश मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से करेंगी मुलाकात। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के मौसम विज्ञान विभाग का किया दौरा। स्वदेशी रूप से विकसित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की सराहना की। कहा, स्वदेशी प्रणालियां आपदा तैयारियों और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने में है महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भर भारत पहल को भी मिल रहा प्रोत्साहन। भारतीय सेना इस महीने की 14 तारीख से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ताओं के देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की करेगी मेजबानी। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और शांति अभियानों के अवर महासचिव जीन पियरे लेक्रो इस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लालू यादव एंड फैमिली को IRCTC मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। IRCTC मामले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए हैं। IRCTC मामले में कोर्ट ने माना है कि लालू की जानकारी इस मामले में इस घोटाले की साजिश रची गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल हैं। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं उनमें IPC 420, IPC 120 भी शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगे हैं, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120(b) और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों का बंटवारा आखिरकार अंतिम रूप ले चुका है। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने लंबी चर्चा के बाद अपनी सीटों की संख्या तय कर ली है। कुल 243 सीटों में से 235 सीटों पर समझौता हो चुका है। एनडीए के 2 प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी JDU 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी लोजपा आर को 29 सीटें दी गई हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम को 6 सीटें मिली हैं। सीट बंटवारे के अंतिम होते ही एनडीए अब जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान को तेज करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर से बिहार में चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। इस घोषणा के बाद सभी घटक दलों का ध्यान अब उम्मीदवारों के चयन और उन्हें जल्द से जल्द मैदान में उतारने पर केंद्रित हो गया है। सीटों के बंटवारे के तुरंत बाद बीजेपी के हिस्से में आई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल समेत कई और बड़े नेता मौजूद रहे। उम्मीद की जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी।
गाजा में 2 साल तक चली लड़ाई के बाद आज से इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू कर दी गई है। 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा कर दिया गया है। इजरायली बंधकों का दूसरा जत्था भी आज जल्दी ही रिहा हो जाएगा। मिस्र के शर्म अल शेख में आज गाजा समेत पश्चिमी एशिया में शांति के उद्देश्य से पीस समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित 20 देशों से ज्यादा के नेता शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस समिट में भाग लेंगे। ट्रंप मिस्र में गाजा शांति समझौते के हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां पर युद्ध विराम और बंदियों की रिहाई का जश्न मनाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ गाजा शांति शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। It's a very special event. They had 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is amazed and they're thrilled, and it's an honor to be involved, and we're going to have an amazing time, and it's going to be something that's never happened before. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विभाग का दौरा किया। विज्ञान विभाग का आईएमडी द्वारा विकसित वेब जीआईएस आधारित बहु आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इससे वार्षिक रखरखाव लागत में लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की कमी आई है, जिससे आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को बल मिला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की है। मुख्यमंत्री रविवार को जल जीवन मिशन हर घर नल योजना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विंध्य और बुंदेलखंड के हर घर में दिसंबर 2025 तक नल से जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। सीएम ने शुद्ध पेयजल, गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष जोर दिया। इससे जन स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और ग्रामीण जीवन में सुधार का मिशन बताया। उन्होंने परियोजनाओं पर काम कर रही एजेंसियों से कहा कि राज्य सरकार संसाधनों की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि फेज 2 और 3 में पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की जो परियोजनाएं 90% तक पूरी हो चुकी हैं, उन्हें भी 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 75% पूरी हो चुके कार्यों को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में रविवार को दिल्ली पहुंची। वे आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगी और व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करेंगी। अपनी इस यात्रा में वे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करेंगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करना है। मई में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद ये आनंद की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सेशेल्स में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और सेशेल्स के बीच समय परिलक्षित और बहुआयामी संबंध डॉक्टर हरमिनी के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान और भी प्रगाढ़ होंगे, साथ ही गति पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी की जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई। हिंद महासागर का जल हमारी साझी विरासत है और हमारे लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का पोषण करता है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में हमारे समय परीक्षित और बहुआयामी संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे, साथ ही गति पकड़ेंगे। आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी सीपीसी को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रमंडल केवल राष्ट्रों का संघ नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों, लोकतंत्र और संवाद से बंधा एक परिवार है। उन्होंने दोहराया कि भारत संसदीय संस्थाओं को मजबूत बनाने और समता और न्याय एवं आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है, जहां राष्ट्रमंडल देशों की विभिन्न संसदें और विधानसभाएं एक दूसरे से सीखती है और सर्वोत्तम संसदीय परंपराओं को साझा करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। ये मंच हमें अवसर देता है कि हम विचार विमर्शों के माध्यम से अपने अपने संसदीय तंत्रों में सुधार करें, पारदर्शिता लाएं और उत्तरदायित्व बढ़ाएं और नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक प्रभावी ढंग से करें। यही सीपीए की असली ताकत है। विशेष करके किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तकनीकें संसदीय परंपराओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बना सकती है। साथियों, जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा चिंता है। भारत ने इस क्षेत्र में बहुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भारत पेरिस समझौते को
के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने वाला देश है। आज भारत विश्व का महानतम लोकतंत्र भी है और विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का देश भी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का विचार पूरे विश्व को दिया है। साथियों, आतंकवाद, लैंगिक असमानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। सीपीए जैसे मंच हमें अवसर देते हैं कि हम इन साझा चुनौतियों पर खुलकर विचार करें, नीतिगत सहयोग विकसित करें और मिलकर इसका समाधान तलाशने का कार्रवाई भी करें। भारतीय सेना इस महीने की 14 तारीख से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक साथ आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और शांति अभियानों के अवर सचिव जीन पियरे लेक्रोइक्स कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान साझा क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए रक्षा प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी। Peace is humanity's greatest pursuit. Since its inception, the United Nations has stood as a beacon of hope, striving to prevent conflict, protect the vulnerable, and build a better tomorrow. United Nations peacekeeping brings together nations, cultures, and forces, uniting them under one mission: peace. From monitoring ceasefires to protecting civilians, peacekeepers safeguard lives and restore dignity where conflict has torn it apart. Despite operational commitments at home, the Indian Army has been a steadfast contributor to global peace. Since 1950, India has participated in 53 of 72 UN peacekeeping missions, deploying nearly 300,000 soldiers, among the largest contributions by any nation. Today, over 5,000 Indian peacekeepers serve in 9 missions across the world, including 5 infantry contingents, 11 specialist units, and 188 staff officers and military observers. India has also provided 16 force commanders, divisional commanders, and senior military advisors, shaping the UN's most critical operations. Whenever disaster has struck, Indian contingents have delivered food, water, shelter, and hope to displaced families. Indian medical teams have been a lifeline, conducting medical camps, surgeries, and specialized care for thousands every year. These efforts not only heal, but establish sustainable healthcare systems in conflict zones. In rural and conflict-hit regions, Indian troops organize veterinary camps, saving thousands of livestock, protecting livelihoods, and building resilience for local communities. Our engineers rebuild lives, constructing vital infrastructure for a better tomorrow. Indian peacekeepers strengthen local forces through structured training and capacity building initiatives. From skill development programs on health, education, and equality to yoga outreach promoting holistic well-being, Indian peacekeepers build trust and resilience within communities. At the heart of our mission lies the protection of civilians, ensuring safety for the most vulnerable. Female engagement teams of the Indian Army, now deployed across all missions, connect deeply with women and children. From gathering information to assisting in humanitarian crises, they build dialogue, trust, and security where it matters most.
To heal invisible wounds of conflict, India has embedded psychological counselors in mission hospitals, bringing care, stability, and hope to affected populations. Peace is more than absence of conflict. Through education, empowerment, and equality, Indian peacekeepers help rebuild societies on stronger foundations. Enshrined in our civilizational ethos, the world is one family. Vasudhaiva Kutumbakam. Our peacekeepers embody this eternal philosophy, serving humanity beyond borders. The UN Troop Contributing Countries Chiefs Conclave reaffirms this shared resolve, bringing together nations to strengthen peacekeeping and chart the course of a safer future. मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का रविवार को इंतजार खत्म हो गया। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के पैसे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेज दिए हैं। श्योपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 98 करोड़ 87 लाख रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। इस दौरान ही लाडली बहना योजना के 1541 करोड़ रुपए भी 1 करोड़ 26 लाख बैंक अकाउंट में भेज दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब से लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने और 1000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250 और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए। उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पूरी व्यवस्था के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत से गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस के कलमीकिया गणराज्य पहुंचा है, जहां उनका 18 अक्टूबर 2025 तक प्रदर्शन किया जाएगा। ये आयोजन तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध फोरम के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ये पहली बार है कि बुद्ध के ये पवित्र अवशेष रूस में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय बौद्ध आबादी को आशीर्वाद देना और धार्मिक सेवाएं आयोजित करना है। साथ ही भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। तो चलते चलते आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। Om Bazadare, Okashagje